इंसान को मसाइब का मुकाबला सब्र और शुक्र से करना चाहिए। अक्सर गलतियां इंसान से ही हुआ करती हैं, लेकिन बाज़ चीज़ों का खमियाजा इंसान को ऐसे भुगतना पड़ता है कि वो पूरी जिंदगी इस चीज़ को याद करके अपने आप को कोसता है। वो ये सोचता है कि काश अगर मैं ऐसा ना करता तो आज पछतावे के साए मुझ पर यूं ना लहरा रहे होते। स्ट्रीट क्राइम के अलावा भी अगर बात करें तो कराची का इलाका गैर बन चुका है, जिसमें आए दिन लड़ाई के दौरान ऐसे वाकयात देखने में आते हैं जिससे ये तासुर जाता है कि कराची शहर में 3 करोड़ से ज्यादा आबादी का शहर नहीं बल्कि कोई इलाका गैर है, जहां पर जब चाहे कोई भी गिरोह आपस में लड़ पड़ते हैं और लड़ाई इस कदर होती है कि एक दूसरे पर गोलियां बरसा दी जाती हैं। इस बात की फिक्र नहीं की जाती कि इनके गिरदोनवा में बहुत से मासूम और बेकसूर लोग होते हैं जो फायरिंग की जद में आकर जहां बहक या फिर जख्मी हो जाते हैं। और ऐसे कई वाकयात अब तक हो चुके हैं और होते रहते हैं। कुछ अरसे कबल डिफेंस के इलाके में बुक्टी कबाइल के बीच झड़प हुई जो खूनी तसादुम में तब्दील हो गई। इस वाक़े के नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक हुए। फायरिंग इस कदर जोरदार थी जिससे पूरा इलाका गूंज उठा। दोनों ग्रुप ने जदीद असलहे के साथ एक दूसरे पर फायरिंग की। फेज 6 के अंदर निशात कमर्शियल है, वहाँ पर एक साहब हैं वो रहाइश पजीर थे और एक दूसरा मुखालिफ ग्रुप है। इन दोनों का आपस में जो है किसी पुरानी इनकी दुश्मनी भी है, किसी बात के ऊपर तकरार हुई है जिसके ऊपर बाद में दोनों जो ग्रुप्स हैं उन्होंने एक दूसरे के ऊपर जो है वो फायरिंग की है, जिसके नतीजे में कुछ अफराद जो हैं वो मौके के ऊपर जाँ बहक हुए हैं और उसके अलावा कुछ जो हैं वो ज़ख्मी हैं। जी, वो आतिशी असला इस्तेमाल हुआ है। इसमें जो कैलिबर है वो बड़ा कैलिबर भी है, जो ऑटोमेटिक राइफल्स भी हैं और उसके अलावा जो है वो पिस्टल्स भी इस्तेमाल हुआ है। इस वाक़े के बाद पुलिस ने मुतअद्दिद जगहों पर छापे मारे और 17 लोगों को हिरासत में लिया। लेकिन ये वाक़या किसी कबायली इलाके का नहीं बल्कि कराची में पेश आया। इस बात को बताने का मकसद ये है कि ऐसे वाक़यात अक्सर कबायली इलाकों में ही हुआ करते हैं। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में भी एक वाक़या पेश आया जब प्लॉट के तनाज़े के ऊपर 2 ग्रुपों में फायरिंग का तबादला हुआ और इसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हुए। गुरुमंदिर पर एक वाक़या पेश आया जिस पर एक गाड़ी पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 2 भाई जाँ बहक और 2 जख्मी हुए। एक खबर के मुताबिक गाड़ी में सवार लोग अपनी जमानत के लिए कोर्ट जा रहे थे और इसी दौरान इन पर फायरिंग कर दी गई। ये वाक़या भी आपसी दुश्मनी का था, लेकिन दिन दहाड़े चलते हुए रोड पर फायरिंग की गई और इनको कोई पूछने वाला ना था। ये काम बिल्कुल इत्मीनान से हुआ क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में ये देखा जा सकता है कि मुल्ज़िमान को ना पुलिस का खौफ था ना किसी और का। ऐसे वाक़यात का होना कराची जैसे शहर में समझ से बाहर है, लेकिन ये हकीकत है जो हर थोड़े अरसे बाद हमारे ज़रिए मीडिया या फिर सोशल मीडिया के ज़रिए पहुंचती है। ये कोई स्ट्रीट क्राइम नहीं है बल्कि ये आपसी लड़ाई झगड़े में होता है। ये बात मेरी समझ से बाहर है कि ऐसे लोगों को असला कैसे मिल जाता है। क्या जब इन्हें लाइसेंस दिया जा रहा है तो क्या इनका चेकअप नहीं होता? कराची में एक वाक़या पेश आया जिसमें देखा जा सकता है कि पेट्रोल पंप पर मामूल के मुताबिक लोग पेट्रोल भरवा रहे हैं, लेकिन 2 शख्स बाइक पर आकर पहले रुकते हैं और फिर पेट्रोल पंप के अमले से किसी बात पर इनकी मुठभेड़ होती है, जिसमें वहां मौजूद लोग दोनों के दरमियान बीच बचाव करवाते हैं। एक शख्स ने तो इन्हें प्यार की थपकी भी दी, लेकिन इनका गुस्सा ठंडा ना हुआ। बाइक स्टार्ट करके आगे बढ़े और फिर चलती हुई बाइक से पहले गोली चलाते हैं। पंप के मुलाजिम जिसकी टांग से गोली आर पार हो जाती है। दूसरी चलने वाली गोली एक शख्स को लगती है जिस बेचारे का इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। वो तो बस पेट्रोल भरवा रहा था और गोली इसकी कमर में लगी और वो उसी वक्त जान की बाजी हार गया। इसी सिलसिले में हमने पुलिस के हमरा पेट्रोल पंप पर मौजूद लोगों से बातचीत की जो उस वक्त वहां मौजूद थे। इन लोगों ने इस वाक़े के बारे में हमें मजीद बताया क्योंकि ये मामला स्ट्रीट क्राइम या छीना झपटी का नहीं बल्कि लड़ाई का था। जी नाज़रीन, इस वक्त हम जिस पंप पे खड़े हैं इसकी सीसीटीवी हमने मुलाहिजा फरमाई थी और बड़ा अफसोस हुआ था सीसीटीवी देखकर कि एक ज़रा सी बात के ऊपर जो है वो फायरिंग कर दी गई और फायरिंग के बाद जो है एक शख्स अपनी जान से हाथ धो बैठा। उसके अलावा और भी लोग जख्मी हुए। इस वक्त मैं उस पंप पे मौजूद हूँ। यहाँ के कुछ लोग हैं, उनसे पूछूंगा कि उस दिन हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम जी। यार, ये जो वाक़या हुआ था, जो सीसीटीवी फुटेज हमें मौसूल भी हुई और भी लोगों ने देखी, ये हुआ क्या था उस दिन? मैटर था क्या?
बेसिकली उस टाइम कस्टमर आए हैं, एक बाइक पर 2 कस्टमर वो आए हैं। उन्होंने फीलिंग का कहा है कि पहले हमें जल्दी डाल के दो, ठीक है। लेकिन कस्टमर ने कहा है कि ठीक है सर मैं डाल के देता हूँ। उसके साथ पोल पड़े होते हैं डिस्पेंसर के साथ, ताकि बाइक जो है वो साइड पर नहीं लगे, लाइक लाइन में आए, ठीक है। उन्होंने पोल उठा के नीचे फेंका है, तो लड़की को ने कहा है कि सर आप ये ना गिराएं नीचे। तो उन्होंने बाकायदा पीछे से जवाब दिया है कि आप मालिक नहीं बनो, आप फिलर हो, फिलर ही रहो। इस पर लड़का हमारा चुप कर गया है। वो आगे आए हैं, उन्होंने पेट्रोल डलवाया, नशे की हालत में वो धुन थे मुकम्मल। उन्होंने पहले उसके कैप पे हाथ मारा है, पेट्रोल डलवा के, फिर जब पैसे दिए हैं फिर उसके चेहरे पे उल्टे हाथ का उसने थप्पड़ मारा है, जिसकी वजह से हमारा स्टाफ इकट्ठा हुआ है। उन्होंने उसे कहा है कि भैया आपको अगर कोई इशू है, कोई मसला है, लड़के ने कोई आपके साथ परेशानी की है, कोई आपको शिकायत का है, तो आप हमें आगे बताएं, हमारे कैशियर को बताएं, हमारे मैनेजर को बताएं, ताकि हम इसको इशू को रिजॉल्व कर दें। लेकिन वो एक बयान पे थे, नशे की हालत में दुख थे, उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। उनसे बस ये था कि हम वाले हैं और हम आपको गालियाँ उन्होंने बहुत ज़्यादा दी, और जाते वक्त उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी, जिसकी जद में आकर हमारा जो एक लड़का फीलर है उसकी तो टांगों में 2 गोलियां लगी हैं, जो दोनों उसकी पट पे जाके लगी हैं, ठीक है। और उसने जब एंड पे जाके उन्होंने फायरिंग की, तो एक हमारा कस्टमर आया था फ्यूल डलवाने के लिए, करीम की बाइक चलाता था वो, तो उसके बैक से गोली लगी है, जिसकी वजह से वो मौके पर जहाँ बैक हो गया। अच्छा जी, और ये मैं थोड़ा सा दिखा भी दूँ, ये कैमरामैन ज़रा सा पीछे घुमा के दिखा, ये स्टैंड होता है जी। ये स्टैंड इस वजह रखते हैं कि एक लाइन लगी रहे। और ये कराची शहर में जी अब कुछ अजीब ही सिस्टम चलने लगा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला माहौल हो गया है जी। बदमाश बने हुए सारे नशे की हालत में आ रहे होते हैं, और जैसे कि आपके सामने कि जिस तरह फायरिंग करी है देख के बड़ा गुस्सा आया था, लेकिन ज़ाहिर है बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। ऐसा नहीं होता कि कोई बच जाएगा जी। और वो बेचारा जो यहाँ पे काम करने वाला था उसको भी 2 गोलियाँ लगीं। और यहाँ पे आपके गार्ड्स मौजूद थे? हमारे गार्ड्स दोनों मौजूद थे उस टाइम। एक गार्ड ने हमारी हवाई फायर भी की है, लेकिन वो जब तक भाग चुके थे मुकम्मल जी, निकल चुके थे। लेकिन बहरहाल एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है, और बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे आप। ये क्योंकि थोड़ा सा इलाका भी इस तरफ क्या है कि इसके इतराफ़ में गोट वोट लगते हैं, ये भी शायद कोई गोट ही है। हाँ, ये जो है ये सामने भी गोट है, इधर गोट है, तो इधर से ये निकलते हैं रात को नशे कर करके, शराबें पी के, और उसके बाद ये समझते हैं कि जी इनको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। और जिस तरह फायरिंग की है, तो मुझे लग रहा है मैं कराची शहर में नहीं हूँ, पता नहीं कहाँ रह रहा हूँ। और अब ये जंगल का कानून नहीं चलेगा। जो भी इस तरह की कार्रवाइयाँ करेगा, जो भी कुछ करेगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इस वाक़े में जान से हाथ गंवाने वाले ज़ीशान के घर भी हम गए, और देखकर हमें बड़ा अफसोस हुआ। ना उसका कोई लेना था ना देना था, लेकिन वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। इसका दर्द वही समझ सकता है जिसका अपना कोई ऐसे वाक़े में जाता है। और यकीन माने ऐसे वाक़यात पर सब्र करना मुश्किल भी होता है। ज़ीशान हैदर, जिसकी उम्र 25 से 26 साल थी, पहले ये रेस्टोरेंट में काम करता था। इसके बाद इसने ऑनलाइन बाइक चलाना शुरू की, लेकिन पेट्रोल पंप का सफ़र इसकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होगा, ये शायद इसके घर वालों ने सोचा भी ना होगा। ज़ीशान 4 बच्चों का वालिद था, जिसमें सबसे बड़ी बेटी सिर्फ 6 साल की थी। इन मासूम बच्चों को तो शायद ये भी नहीं मालूम होगा कि इनके सर से बाप का साया उठ चुका है। नाज़रीन, कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं कि जिन्हें हम देखते हैं तो ज़ाहिर महज एक वाक़या लग रहा होता है। हमने CCTV में देखा कि वहाँ पर एक शख्स मौजूद था जो अपनी बाइक में पेट्रोल भरवाने आया हुआ था, और उसे गोली लगी और वो मौके पे ही जो है दम तोड़ गया। इनके जो ससुर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ीशान इनके दामाद थे, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? सर रियाज खेमटी। रियाज साहब, क्या वाक़या आप ज़ाहिर पता ही है किस तरह हुआ, आप लोगों को किस तरह कब खबर मिली? सर असल में इसको जैसे गोली लगी तो इसके कान पे फ़ोन थी, ये अपनी वालदा से, अम्मी से बात कर रहा था वहाँ गंबट। तो जब गोली लगी तो इसकी वालदा ने हलो हलो किया तो फ़ोन का जवाब नहीं आया। फिर उन्होंने फ़ोन काट के मुझे कॉल की कि ज़ीशान अभी बात कर रहा था और आवाज़ आई है गिर गया है, तो आप देखो तो सही, ये पंप पे बोला मैं पेट्रोल डलवा रहा हूँ। तो मेरा बेटा भी, वो भाई भी पहुँचे तो ये गिरा पड़ा है, लोग वीडियो बना रहे हैं, कोई उठा नहीं रहा। फिर इन्होंने उठाया जल्दी में, और मेमन पहुँचे, वहाँ पहुँचे तो डॉक्टरों ने बोला कि भाई एक्सपायर हो गया। अच्छा, और ये 25 साल उम्र थी ज़ीशान की? जी 25 साल, 25-26 साल उम्र थी। ये बाइक यही चलाते थे? पहले शुरू में होटल का काम करता था, तिक्के वगैरह पकाता था, और वहाँ पर उसको 1200-1300 तनख्वाह मिलती थी दिहाड़ी। बोला मामू ये तो बहुत कम है, और बाइकियाँ मेरे दोस्त चलाते हैं तो मुझे बाइक लेके दो, और उस पर मैं 2-2.5 हज़ार कमा लूँगा। और जब बाइक लेके दी मैंने तो चलाना शुरू की, बोला 2,000-2,500 हज़ार में कमा लेता हूँ, 3,000 तक कमा लेता हूँ। बड़ा खुश था। जी मेहनत कर रहा था। मुझे जी बड़ा अफसोस इस बात का होता है कि ज़ाहिर है जिसका जाता है ना उसको पता होता है। ज़ाहिर ये 4 मासूम बच्चे हैं,
और कफ़ालत करने वाला और रिज़्क़ रोटी देने वाला बेशक मेरे रब की ज़ात है, लेकिन ज़ाहिर एक बाप का साया बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और अफसोस मुझे जो हुआ वो ये हुआ कि जी ये बात इन्होंने भाई ने सही की कि इन्हें सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, इन्हें किसी तौर पे छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को इबरत का निशान बनाना चाहिए। ज़ाहिर जब ये लोग इबरत का निशान बनेंगे तो आगे जो है इस तरह के वाक़यात में हम उम्मीद करते हैं कमी आती है। क्या नाम है बेटा आपका? क्या नाम है? अरम। अरम, बड़े होके क्या बनोगे आप? क्या बनोगे बड़े होके? क्या बनोगे बड़े होके? अच्छा आप इधर आए, आप ज़रा मुझे बड़ी लग रही है। क्या नाम है आप? क्या नाम है? वरीशा। अच्छा वरीशा, क्या आप स्कूल जाती हैं? कौन सी क्लास में? बी में। अच्छा बड़े होके क्या बनेंगी आप? बड़े होके टीचर बनेंगी हैं? चलिए जी, बहुत सारी हम दुआ ही कर सकते हैं। और ज़ाहिर है मेरे रब की ज़ात बड़ी ज़ात है। अल्लाह ताला इन बच्चों को भी जो है आला मुकाम पे पहुँचाए और इनके घर वालों को भी सब्र जमील दे। हुकूमत वक्त से सिर्फ यही दरख्वास्त कर सकते हैं कि ऐसे वाक़यात देखते हैं, क्योंकि जब ज़ाहिर हमने CCTV में देखा था तो महज एक वाक़या लगा था और बड़ा गुस्सा आया था कि यार ये कौन है जो कराची शहर में इस तरह दंदनाता हुआ गोलियाँ चलाता हुआ जा रहा है। लेकिन जब आप इस पर काम करते हैं बाखुदा, क्योंकि जब हम इस केसेस पे काम करते हैं ना तो हमें वो दर्द एक महसूस होता है। मेरी जगह अगर आप इधर आके बैठेंगे ना तो आपको वो दर्द महसूस होगा। ज़ाहिर बच्चे इन्हें भी कुछ भी नहीं पता और अल्लाह ताला सबको सब्र देने वाला है, ज़ाहिर है बेशक। लेकिन ऐसे लोगों को इबरत का निशान बनाना चाहिए, ये मेरी हुकूमत वक्त से दरख्वास्त है। किसी तौर पे किसी भी चक्कर में इनको छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पुलिस के हाथ सबसे बड़ी कड़ी थी CCTV फुटेज, जिसे पेट्रोल पंप से हासिल किया गया था। पुलिस इस केस पर काफी दिनों से काम कर रही थी और आखिरकार पुलिस के हाथ कुछ शवाहिद लगे और पुलिस को इन लोगों का पता चल गया जो गोलियां चलाने में मुलव्विस थे। जी नाज़रीन, सच्चल के इलाके में अभी कुछ टाइम पहले एक वाक़या हुआ था जिसमें आप सब ने देखा था और बड़ा अफसोस भी हुआ था कि एक पेट्रोल पंप के ऊपर ज़रा सी तल्ख कलामी होती है। उसके बाद दो जो नौजवान हैं वो बड़े मज़े से फायर करते हुए निकल जाते हैं। उस वाक़े के नतीजे में एक शख्स जो है वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठता है और कुछ लोग ज़ख्मी होते हैं। अच्छा, ये CCTV फुटेज आई थी, बड़ा गुस्सा आया था देखकर और फिर लोग ये सवाल करते हैं जी पुलिस क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है। 1 महीना हो चुका था इस वाक़े को, लेकिन पुलिस ने उस केस को छोड़ा नहीं और उसके ऊपर जो है पुलिस काम कर रही है और ऑलमोस्ट तकरीबन उसके करीब जो है पुलिस पहुँच चुकी है। सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद है, इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल साहब, अब तक क्या आपके पास टेक्निकल बुनियादों पे चीज़ें मौसूल हो चुकी हैं? लोग कह रहे हैं जी मुल्ज़िम नहीं पकड़े जाते, इसका मुल्ज़िम पकड़ा जाएगा? जी बिल्कुल, हमने जैसे ये वक़ूआ हुआ है हमने CCTV फुटेज ली थी मौके से। फिर उस CCTV फुटेज के बाद हमने इसको फेस मैचिंग जो हमारा निज़ाम है अपना पुलिस का, उसमें हमने फेस मैचिंग में इसकी जो तस्वीरें भेजी। क्रिमिनल रिकॉर्ड से हमने इसको डेटा से मैच किया है। अभी हमें जो है स्पाई इन्फॉर्मेशन और लोकल ह्यूमन रिसोर्सेज पर भी हमने काम किया कि इस तरह के जो है वाक़यात कहाँ पर हुए हैं। अभी हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली है तो उसमें एक मुल्ज़िम जो है अभी इसमें नामजद हो गया है। जैसे कि सुहेल साहब ने बताया कि टेक्निकल बुनियादों के ऊपर उस बंदे का चेहरा भी किया गया है और भी केसेस में मुलव्विस हैं, तो क्या चांस है आज कानून की गिरफ्त में आ जाएंगे? इंशाल्लाह भाईजान, जो है हमारे जो रिसोर्सेज हैं और दोस्त हैं कुछ ऐसे इलाके के अंदर और स्पाई इन्फॉर्मेशन है, कुछ दोस्त ऐसे पक्के हैं। इंशाल्लाह जो है आज रात को खुशखबरी होगी और कराची की आवाम ये देखेगी कि ये बंदा जो है आज इंशाल्लाह गिरफ्तार हो जाएगा। पुलिस की जानिब से तैयारी की जा रही थी क्योंकि पुलिस को उस मुकाम का पता लग चुका था जहां पर इस मुल्जिम की इत्तला थी, जिसने सिर्फ गुस्से में आके फायरिंग की और इस नतीजे में एक बेकसूर जो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने आया था वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। आप जैसे आपको पता है कि हमारे इलाके में एक कत्ल हुआ है, बेगुनाह बंदे का पंप पे कत्ल हुआ है, गो पंप पे, ठीक है ना। FIR है 12-15। उसमें इस वक्त हमें मुखबर खास की पक्की इतला है, पक्की इन्फॉर्मेशन है कि बंदा एक घर के अंदर छुपा हुआ है और वो नशे का आदी है, शराब पीता है डेली और इस वक्त वो शराब का नशा करने उसने शुरू कर दिया है ना। अब वो पक्का बंदा है, इन्फॉर्मेशन हमारे पास पक्की है, हम जा रहे हैं। अभी कोई ऐसी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, अपना असला रेडी रखो, जिस तरह मैं कहूँ वैसे करना है। घर को पूरी तरह से घेरा लेना है, घेरा देने के बाद जैसे मेरा इशारा हो अंदर जाना है, घर के अंदर छापा सही से मारना है, बंदा इधर उधर नहीं होना चाहिए। पुलिस को उस जगह का पता चल चुका था जहां पर इन मुल्ज़िमान की मौजूदगी की इत्तला थी जिन्होंने पेट्रोल पंप पर फायरिंग करके एक मासूम शहरी को हलाक किया था। पुलिस ने इस जगह पे रेड की तैयारी शुरू कर दी। ठीक है, पक्की है ना। बस आप मारोड़ा पे इंतज़ार करो, मैं मारोड़ा पे अपनी मोबाइल के साथ आ रहा हूँ, मेरे साथ नफरी भी है, ठीक है ना। वहीं मिलते हैं, बाकी बात हम उधर ही करेंगे, ठीक हो गया। डन है, देख ले, कोई ऐसी मिसहैप नहीं होना चाहिए बस। मुल्जिम एक कॉटन नुमा घर में रिहाइश पजीर था
और ये एक सुनसान इलाका था जहां पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। दरवाजा बजा। पुलिस इस घर में लेडी कांस्टेबल की हमरा दाखिल हुई, जहां पर इन मुल्जिमान की तलाशी की जा रही थी जो सीसीटीवी फुटेज में वाज़े नजर आ रहे थे। भाई पूछ इसे, तुफैल किधर है? तुफैल आगे 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 चल, आगे चल। आगे वाले कमरे की जानिब जैसे ही बढ़े तो यहाँ पर दो में से एक मुल्जिम मिल गया। बजा दरवाजा। और नीचे बैठ, नीचे बैठ, नीचे बैठ। तलाशी ले, तलाशी ले, तलाशी ले, जल्दी कर। पुलिस ने इस जगह की तलाशी ली और इस शख्स से इसके साथी के बारे में पूछा। ये मुल्जिम बहुत ही शातिर और चालाक होते हैं। इसका चेहरा आप सीसीटीवी में देख सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ कानूनी पेचीदगियों की वजह से हम इसका चेहरा आपको दिखाने से कासिर हैं। ये शख्स मुंह से इस बात का एतराफ कर रहा है कि इसने शराब के स्टोर पर महज 50 रुपए के लिए फायरिंग की। ये एक सियासी जमात का कारकुन था। जी नाज़रीन, अभी कुछ अर्से पहले आप लोगों ने एक वाक़या देखा था कि जो पंप के ऊपर फायरिंग हुई थी, जिसके नतीजे में एक शख्स अपनी जान से भी हाथ धो बैठा था और बड़ा ही कोई ना समझ आने वाला वाक़या था कि ज़रा सी बातचीत हुई थी, ज़रा सी चाहे तल्ख कलामी हुई होगी और उसके बाद जाते वक्त फायरिंग करी। इस वाक़े को थोड़ा टाइम गुजर चुका है, लेकिन सचल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसके एक मुल्जिम को जो है अपनी गिरफ्त में ले लिया। क्या नाम है तुम्हारा? तुफैल अहमद। क्या नाम है? तुफैल अहमद। तुफैल, क्या हुआ था उस दिन? सर वाइन शॉप पे मसला हुआ था। क्या हुआ था सर? वहाँ पे हम लोग गए थे तो उसने 50 रुपए का मसला था, 400 की बोतल हमने उसको बोला दो। हाँ। ठीक है, उसने नहीं दी तो हमने वहाँ पे उसने हमको बोला कि भाई मैं पुलिस बुलाऊंगा, रेंजर्स बुलाऊंगा ना। मैंने कहा ठीक है यार, कोई मसला नहीं है, तो आप बुला लो। फिर वहाँ पे पुलिस भी आई, रेंजर्स भी आई। हमने बोला भाई ठीक है, कोई मसला नहीं है, हम लोग जा रहे हैं। दूसरे दिन हम लोग तकरीबन 4-5 लड़के गए, ठीक है, वहाँ पे हवाई फेयर किए। ठीक है, कौन कौन था उसमें शामिल तुम्हारे साथ? उसमें मैं था, सेब जतोई था और जैन जमाली था और कुर्बान था। बस ये 4-5 लड़के थे। तो बस जाके हवाई फायरिंग कर दी। हाँ, एक तो वैसी शराब गलत काम, उसके बाद जाके फायरिंग भी कर दी। कोई बात नहीं, क्या हुआ, हवाई फायरिंग कर दी। असला कहाँ से आता है तुम लोगों का? असला कहाँ से आता है? सर असला हमारे दोस्त के पास है, सेब के पास पिस्टल है एक बस। कौन सा दोस्त? सेब जतोई। जतोई, पूरा नाम क्या है? सेब जतोई। ये सीसीटीवी में साफ सामने आने के बावजूद इस बात को मानने को तैयार ना था कि ये इस मामले में था और शायद पुलिस इसे बिला वजह फंसा रही है। लेकिन इस शख्स की सॉफ्टवेयर के जरिए पुलिस निशानदही कर चुकी थी। इसका चेहरा बिल्कुल सीसीटीवी से मैच कर रहा था। तो अपने मुंह से ही चले एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जी हमने गुत्ते के ऊपर भी, शराब के गुत्ते के ऊपर भी, तो ज़ाहिर शराब भी पीते ही हैं। 50 रुपए पे जब फायरिंग कर दी तो फिर तो बड़ी बात है। नहीं, इससे पहले भी जो है मेरे पास इस तरह की मुखबिर खास की एक रिपोर्ट थी कि इन्होंने कुछ अर्सा पहले भी इसी पंप पे पैसों के मामले पे फड्डा किया था इन लोगों ने ना, इसके साथ और इसका साथी जो है इसी पे कि भाई जो 200 रुपये का पेट्रोल डलवाना है तो 150 रुपये देने, 300 का डलवाना है तो 200 देने। अच्छा इब्राहिम साहब, 50 रुपये या 100 रुपये के पीछे कोई बेचारा पेट्रोल पंप पे खड़ा हुआ अपना पेट्रोल भरवा रहा था, अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा, उस बेचारे को पता भी नहीं था मेरे साथ क्या होने वाला है। बस ये तो नाहक है ना, ये नाहक इन्होंने जुल्म कर दिया। वाक़े को गुजरने के बाद आप लोग लगे हुए थे इसके पीछे, क्योंकि फुटेज आए हुए टाइम हो गया, लेकिन आप लोगों ने फाइनली एक बंदा उसमें से जिसने फायर किए थे वो मफरूर है। जी वो अभी मफरूर है, इंशाल्लाह वो भी 2-3 दिन में इंशाल्लाह आपको खुशखबरी, बल्कि पूरे कराची के आवाम को खुशखबरी मिलेगी कि वो बंदा अभी कटहरे में होगा। ये 50 रुपए ना देने पे शराब के गुत्ते पे क्यों फायरिंग कर दी? मतलब 50 रुपए के पीछे आके इस तरह की हरकतें करो क्यों? सर हम उसको दे रहे थे, उसने जबर मतलब हमारे साथ। देखो एक तो तुम शराब पी रहे हो, ये भी गैर कानूनी है। वो बिल्कुल रोज पीते हो? सर नहीं, कभी कभी पीता हूँ। कभी कभी कितनी, हफ्ते में कितनी दफा? हफ्ते में तकरीबन 3-4 मरतबा। हफ्ते में 3? क्या है कि हम लोग काम से जब आते हैं अपना मतलब घर आके खाना वगैरह मिसाल घर आके अपने नहा धो के फ्रेश होकर रात को घंटा 2 घंटा बैठते हैं, वो जो मिसाल थोड़ा बहुत पीते हैं तो पी लेते हैं। थोड़ा बहुत पी लेते हैं। तो 50 रुपए के पीछे यार फायरिंग कर देना कौन सा कोई अक्लमंदी का काम है? सर बात 50 की नहीं थी, वो मतलब जो ना वहाँ पे जो इंचार्ज था ना, इंचार्ज वो हमारे साथ मतलब कर रहा था कि मैं पुलिस को मंगाऊंगा, रेंजर्स को मंगाऊंगा। तुमने 50 रुपए का होगा, मैं कम दूंगा। तो उसके अलावा जो मैंने बोला मसला नहीं है यार, आज का दिन है, कोई मसला नहीं है, आज पैसे कम में रख लो, फिर कल जो भी है वैसा कर लेंगे। उसने फिर आगे तुम लोग बदमाशी कर रहे हो, ये कर, मैंने हमने कोई बदमाशी नहीं की, कुछ नहीं किया है। उसके अलावा सर देखो जो पंप वाला मसला है, मानता हूँ एक कत्ल हुआ है, मैं भी बच्चे वाले, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे अपने भी, मैं मानता हूँ एक वाक़या हुआ है, मैं इस चीज़ को तस्लीम करता हूँ यार, उसके भी बच्चे हैं, मगर यार एक कत्ल हुआ है वह पंप से और मेरे घर से सिर्फ 5 मिनट का फासला है, ठीक है, 5 मिनट की दूरी पे मेरा घर है। अभी एक और मुल्जिम की तलाश जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ये भी कानून की गिरफ्त में होगा।
और ऐसे मुल्ज़िमान को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए ताकि इस तरह के वाक़यात में कमी आए। कराची में लोग गोलियों से तो अपनी जान गंवाई रहे हैं, वहीं तेज़ रफ्तार गाड़ियों से भी लोगों को कुचला जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सानिया कारसाज। एक बाप अपनी बेटी को नौकरी से लेकर वापस आ रहा था तो इनकी ख्वाहिश पर MBA कर रही थी। ये दोनों और इनकी फैमिली अपनी ज़िंदगी में खुश थे और घर आ रहे थे कि अचानक एक प्राडो गाड़ी ने इन्हें कुचल दिया, जिसके नतीजे में बाप और बेटी मौके पर ही जाँ बहक हो गए और मजीद लोग जख्मी भी हुए। लोगों ने इस गाड़ी में सवार खातून को पकड़ लिया और पुलिस के आने तक इसे जाने ना दिया। इस वाक़े की फुटेज जैसे ही सोशल मीडिया पे गर्दिश करने लगी, वैसे ही पता चला कि ये साहिबा एक बिजनेस टाइकून की बीवी और बेटी हैं। इन्हें पकड़े जाने के बाद VIP ट्रीटमेंट दी गई। इन्हें जहनी मरीजा साबित करने की कोशिश की गई और मुद्दई के बयान के मुताबिक दफात भी नहीं लगाई गई, जिसके बाद अदालत ने इस FIR में 322 की दफा शामिल करवाई। सानिया कारसाज इस वक्त अगर हम देख रहे हैं तो हर जगह वही डिस्कस हो रहा है। ज़ाहिर एक बड़े अफसोसनाक खबर भी है, एक अफसोसनाक वाक़या भी है। जब एक नताशा नामी खातून तेज़ रफ्तारी के साथ गाड़ी चलाती हुई आती हैं, लोगों को कुचलती हुई जो है वो गाड़ी जाकर कहीं टकरा जाती है। उसके बाद उसी नतीजे में जो दो लोग हैं, एक बाप और बेटी, वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। 5 लोग उसमें ज़ख्मी होते हैं और अफसोस इस बात का होता है कि जो बच्ची जिसने अपनी जान से हाथ धोई है उसका मुस्तकबिल अभी शुरू हुआ था। बड़ी मेहनत से उसके वालिद ने जो है उसको पढ़ाया था, लिखाया था और नताशा नामी खातून की इस गलती के बाद जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठी। शाज़े वाक़या होता है और वाक़या होने के बाद फिर ये बात आ जाती है कि जी पहले लोगों ने कहा कि जो नताशा है वो नशा करके निकली थी और बहुत ज़्यादा ही नशे में थी, लेकिन उसके फ़ौरन थोड़ी देर बाद ही हम ये देखते हैं किस तरह के स्टेटमेंट चलने लगते हैं कि नहीं जी वो तो नशे में ही नहीं थी। और उसके बाद अगले दिन उनके जो वकील साहब हैं वो ये कहते हैं कि ये तो जहनी मरीज़ा हैं और ये अपना इलाज करा रही थी। क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले ये वाक़या हुआ 5:30 बजे का वक्त था और जिस तरीके से इस दोनों तरफ की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ चुकी, जिस तरीके से तेज़ रफ्तारी हमने देखी कि एक बाप बेटी जो है मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, पहले उनको ढूंढता, आगे जा रही थी एक गाड़ी, उसको ढूंढते हुए जब वो आगे बढ़ी तो इसी की जद में आकर जो है मुतादिद अफराद ज़ख्मी हुए, जिसमें से 4 अफराद को तिब्बी सहूलियात फराहम कर दी गई हैं और एक जो शहरी है वो इस वक्त शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल में मुंतकिल है, जिसका इलाज जारी है। हालत ख़तरे से बाहर बताई जाती है, लेकिन ये कहना क़ाबिल-ए-ज़ब्त होगा कि वो बच पाएगा या नहीं। लेकिन इसमें जो बाप बेटी जो जाँ भाग हुए हैं उसमें हमने देखा कि बाप ने कई अरसे पापड़ बेचकर अपनी बेटी को MBA करवाया और उसके बाद वो एज आ ट्रेनी किसी ऑफिस में काम कर रही थी। जब ये वाक़या पेश आया तो उस वक्त जब हमने देखा कि नताशा नामी जो खातून है वो ऐसा ज़ाहिर कर रही थी कि वो नशे की हालत में या ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी हैं, लेकिन जब उनको थाने मुंतकिल किया गया, उनकी बहुत आवभगत की गई, खाना खिलाया गया, पानी पिलाया गया और उसके बाद तकरीबन 8-8:15 बजे के दरमियान थाने से बहादुराबाद पुलिस स्टेशन से उनको जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया। थाने से निकले हैं वो तकरीबन 8:30 बजे जिना अस्पताल ले जाने के लिए, लेकिन जब जिना अस्पताल में जब एंट्री आती है तो 10:50 पर एंट्री आती है। जो 20 मिनट का सफ़र है वो तकरीबन 1.5 से 2 घंटा बीच में कहाँ गई गाड़ी, पुलिस वाले कहाँ लेकर गए उनको प्रोटोकॉल में, ये अभी तक इस पे जो सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहा है वो ये उठ रहा है कि उनके जो शौहर हैं वो एक बड़े बिजनेस टाइकून हैं और इसी वजह से उनको एक्स्ट्रा VIP प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। ज़ाहिर एक इन्वेस्टिगेशन होती है, माशाल्लाह आप क्राइम रिपोर्टर हैं, तो उस इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ें ज़रूर देखी जाती है कि ज़ाहिर है जब कोई और पकड़ा जाता है तो हम बड़ी फुर्तियाँ देखते हैं और अच्छी बात है, फुर्तियाँ होनी चाहिए, लेकिन इस केस में फुर्तियाँ नज़र नहीं आ रही। तो यही रीज़न है कि एक बड़े बिजनेस टाइकून की बीवी थी तो इस वजह से फुर्तियाँ सारी ख़त्म हो गई। 320 की जो है वो दफ़ा लगाई गई, अब गो के एक प्रेशर के बाद 322 लगाई गई और उनके जो चचा हैं, हम उनका एक स्टेटमेंट देख रहे थे सोशल मीडिया पे, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि उनसे FIR के बारे में कुछ ऐसा पूछा ही नहीं गया, उन्हें बता के बस अपने तौर पे IO साहब ने जो है वो कागज़ का मुंह जो है वो भर दिया। अगर इस तरीके से बात की जाए, इन्वेस्टिगेशन टीम जो है फुर्तियाँ नहीं दिखा रही, तो अगर कोई कह रहा है कि वो जहनी माजूर है तो ये बताएं कि वो 9 कंपनियों के
बड़े ओहदों पर कैसे तैनात है। 2 कंपनी की चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और 7 कंपनियों की डायरेक्टर निकली हैं वो। तो जैसे कि शाहजेब ने बताई दिया कि जी कंपनियों की डायरेक्टर है, ठीक है। दूसरी बात ये क्या उनका 1 से 1.5 महीने का CDR निकाला गया, इस चीज़ को चेक किया गया कि जी ये जो मौसूफा हैं ये कैसे घूमा करती थी, क्योंकि ये तो जहनी मरीज़ा हैं, इनको तो बिल्कुल जो है अंडर ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए या फिर जो है मेंटल हॉस्पिटल में रखना चाहिए था। तो इनका CDR निकाला गया, पूछा गया, उन लोगों से इंक्वायरी की गई है कि भाई आपसे मिलने आती थी नहीं आती थी, नहीं, किसी से इंक्वायरी नहीं की गई। दूसरा सवाल ये उठता है कि ज़ाहिर अगर इनकी कोई औलाद है, जैसे कि कहा जा रहा है कि इनकी बेटी है, तो जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, क्या स्कूल में जाकर इस चीज़ की इंक्वायरी की गई? क्या स्कूल में जाकर ये सवाल किया गया कि ये अपने बच्चों की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आती थी या फिर जो इनके शौहर दानिश साहब हैं वो आया करते थे? क्योंकि यहाँ पर ये सवाल होता है कि अगर एक जहनी मरीज़ा है तो वो तो स्कूल भी नहीं जा सकती। तीसरी बात ये, क्या वो अपना ATM और जो उनका डेबिट क्रेडिट कार्ड है क्या वो इस दौरान यूज़ किया करती थी? ये भी चीज़ अब तक किसी के सामने नहीं आई है। और जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान में 2 कानून हैं, अमीरों का कानून और गरीबों का कानून। अगर यही कोई गरीब हरकत करता तो अब तक उसको सज़ा मिल चुकी होती और वो भुगत रहा होता अपनी सज़ा। लेकिन ये अमीरों का कानून। आपने पहले देखा कि शाहरुख और शाहजेब का जो कत्ल केस हुआ था उसमें आपने देखा कि 2 बड़े कबीले जो आपस में लड़ पड़े थे, उसमें भी आपने क्या देखा कि इंसाफ किस तरीके से मिला। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी जो है बिजनेस टैकन और इस वक्त देखा जाए तो अदालत हो गई और इसी तरीके से पुलिस को जो प्रेशर है और इसी तरीके से जो सोशल मीडिया पर जो आवाम प्रेशर क्रिटिसाइज़ कर रही है, पैदा कर रही है कि आया इसको सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी। सोशल मीडिया पे बड़ा एक प्रेशर बना। उसके बाद जो चुन्नी लाल साहब हैं उन्होंने शुक्र है कि बता दिया कि इनके साथ कोई ऐसा मसला नहीं है। अब ज़ाहिर है अगर आप ये कहते हैं कि जी वो अपना इलाज 5 साल से करा रही थी, इसकी भी 2 टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। अगर आप बात कर रहे हैं कि अपने डिप्रेशन का इलाज करा रही थी, जो पाकिस्तान में हर चौथा 5वां बंदा जो है वो डिप्रेशन का मरीज़ है जी, वो जाके अगर इलाज करा रहा है तो उसको आप उस नौयत में ना रखें। ऐसे तो हर बंदा डिप्रेशन का मरीज़ है। आपने जो कोशिश की, जो भी हम ये फिल्मों में देखते थे, पुराने वक्तों की फिल्मों में ऐसा दिखाते थे कि जी कुछ कर दिया तो उसके बाद वो अदालत में जाता है और फिर यूं करने के बाद उसको पागल करार दे दिया जाता है। ये फॉर्मूले पुराने हो गए। उनके वकील साहब ने अपने तौर पर बड़ी अच्छी ट्राई करी जो नॉर्मली टैक्टिक्स होती हैं, लेकिन ज़ाहिर आवाम की जानिब से इस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। आवाम की नाउमीदी नज़र आ रही है कि जी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सोशल मीडिया पर यही चीज़ बार बार हम देख रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, लेकिन आवाम आवाज़ उठा रही है। उसके बाद जो एक बड़ी अफसोसनाक चीज़ है कि ज़ाहिर वहाँ पे वीडियोस बहुत सारी बन रही थी। वो एक वीडियो मैंने देखी, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि उनकी शायद वो बहन है, वो आई हैं और वो आकर अपनी बहन को ऐसे चेयर कर रही हैं और वो भी उनको ऐसे चेयर कर रही हैं जैसे लग रहा है कि ये साबित करना चाह रही है कि बेटा नहीं कुछ नहीं हुआ, मेरा बच्चा कुछ नहीं हुआ, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है और हम देख लेंगे। और शुरुआत यही हुई थी कि कुछ नहीं हो रहा था, वहाँ पर वो बैठी हुई थी आराम से और उसके बाद उनको वहाँ भेज दिया गया। उसके बाद ये कह दिया गया कि ये ज़हनी मरीज़ा है। और भाई अगर इतना सीवियर इशू है तो पहले तो इनके घर में जो लोग हैं उन्हें भी अरेस्ट करना चाहिए, उनके ऊपर भी FIR करनी चाहिए कि भाई तुम्हारे घर में एक ऐसी ज़हनी मरीज़ा है तो या तो आप उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में जो है वो जमा कराएं या फिर आपके घर में, क्योंकि आप तो एक बड़े बिजनेस टाइकून हैं, आपके दरवाजे पे जो ड्राइवर खड़ा था या गार्ड खड़ा था उसने नहीं जाने दिया। और बीबी का तो दिमाग सही नहीं है, बीबी बाहर कैसे निकल रही है? बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल यहाँ पे जन्म ले रहे हैं। ऐसे तो जो फिर लोग सीरियल किलिंग करते हैं या कुछ और भी इस तरह के वाकयात करते हैं, अगर उनकी हिस्ट्री में जाए तो वो भी जहनी मरीज होते हैं। जहनी मरीज के नाम पर ऐसे छोड़ देना, उनके घर के अंदर ड्राइवर गार्ड सब मौजूद है, बच्चों वाली बात कर देना कि जी निकल गई, CDR रिकॉर्ड चेक नहीं किए गए कि भाई 1-1.5 महीने से कहाँ घूम रही थी। सोशल मीडिया अकाउंट, अगर उन्होंने अपना सोशल मीडिया अकाउंट डीएक्टिव भी कर दिया है तो FIA साइबर क्राइम जो है उसको रिकवर कर सकते हैं। जरा सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें देखें। भाई एक ज़ाहिर पागल खातून है ना बेचारी, जहनी मरीज़ा हैं, तो वो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव है। ड्रग्स के कोई सैंपल लिए गए, उनके कुछ इस तरह की चीज़ आगे गई, क्योंकि ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि बीच में छुट्टी आ गई थी तो वो सैंपल जो है वो उनके आगे जा नहीं सके। देखिए यूरिन टेस्ट किया है और इसी तरीके से ब्लड टेस्ट किया है और इनकी इनिशियली रिपोर्ट्स आ गई हैं, लेकिन जिसमें बाकायदा तौर पर जो पूरी फॉरेंसिक रिपोर्ट होती है वो अब तक नहीं आई। उसमें कम से कम 14 दिन लगते हैं। तो हाई फाई प्रोफाइल केस है, हो सकता है 3 दिन में आ जाए, हो सकता है मज़ीद 5 दिन में आ जाए। तो जब वो रिपोर्ट्स आएंगी तो मज़ीद वाज़े हो सकेगा कि आया कि वो ड्रग एडिक्ट थी या फिर कुछ ऐसी अद्वियात ली हुई थी जो जहनी तौर पर
इंसान को माजूर कर देती हैं, तो उसमें वाज़ेह हो सकेगा। वाज़ेह भी हो सकेगा जी। और हम कराची वाले, अगर मैं बात करता हूँ ख़ास तौर पे कराची वाले, हम किस किस चीज़ से बचें? मेरा सवाल है, हुकूमत से भी सवाल है जी, हम किस किस चीज़ से बचें? मोबाइल चोरों की गोलियों से हम बचते फिरें, डंपर से हम बचते फिरें, अब हम किसी ऐसी नताशा नामी खातून की गाड़ियों से भी बचते फिरें। हम ना रोड में महफूज हैं, ना हम अपने घर पे महफूज हैं, हम कहीं महफूज नहीं हैं। और फिर जब इस तरह की चीज़ें आती हैं, ये तो सोशल मीडिया की एक पावर थी, मीडिया की पावर थी, यहाँ पे लोगों ने बहुत ज़्यादा शोर किया, तो उसके बाद फिर कुछ हमें मामला चेंज होते हुए नजर आए। वरना हर कोई ये कह रहा था जी कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। और ये एक बड़ा सवालिया निशान बन जाएगा अगर किसी को इस तरह सजा होगी ही नहीं, तो ठीक है जी, जिसके पास पैसा है वो गाड़ी के नीचे किसी को भी रौंदेगा, और रौंदने के बाद यही बात आएगी ये तो जहनी मरीज है। तो फिर पाकिस्तान की आवाम भी इस वक्त में इस केस का जो है पॉजिटिव रिजल्ट चाहती है। हम ये नहीं कहते कि जी किसी ने कोई जानबूझ के किया होगा, लेकिन ये जो इनसे हरकत हुई है वो एक गलत हरकत थी, कानूनन ये गलत है। इस पर ये इस तरह के तमाशे, इस तरह के ड्रामे ना किए जाएं। मासूम शहरी गोलियों से अपनी जान गंवाते रहेंगे। आखिर कब तक ऐसे वाक़यात होते रहेंगे कि लोगों को तेज़ रफ्तार गाड़ियों के नीचे कुचल दिया जाएगा, और उसके बाद उनकी जान की कीमत है 68 लाख रुपीस। यानी किसी को मारो और उसके बाद 68 लाख रुपीस अदा करके अपनी जान छुड़ा। इस केस के ऊपर लोगों में बहुत गुस्सा है और उम्मीद भी है। लोग जानना चाहते हैं कि इस केस का अंजाम क्या होगा। क्या हमारे यहाँ इस मुल्क में वाकई में दो कानून हैं, अमीरों के लिए अलग और गरीबों के लिए अलग? ये बात सोशल मीडिया पर आजकल हर कोई बोल रहा है। अब देखना यह है कि अमीर ज़ादी को सज़ा मिलती है या फिर कानून की कबड्डी खेल के ये बच जाती हैं। लेकिन इस वक्त में सबकी नज़रें हमारे अदालती निज़ाम पर है, और हम उम्मीद करते हैं कि एक ऐसा फ़ैसला आएगा जिससे इस तरह के वाक़यात में आइंदा कमी ज़रूर आएगी।